दिस इज एन अमेजिंगली इजी चैप्टर। जितना आपकी एनसीईआरटी ने इजी तरीके से नहीं दिया ना, उससे भी इजी करके दूंगा। Henry Moseley, masses in kg, masses in AMU, masses in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू ना एक साथ आपको रेयरली कोई जगह पे मिलेगी। मैंने ये दूर दूर से ढूंढ के निकाला। ये बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के बारे में कुछ हाईलाइट। जो भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो अपने मास में से थोड़ा मास गायब कर देते हैं। दैट मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज होल्डिंग एंटायर न्यूक्लियस टुगेदर। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द फोर्सेस इन नेचर। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Hello students, मैं हूं तुषार पटेल, your physics teacher, and I welcome you all on my channel. So finally we are on this second last chapter of physics, and I think this is the third chapter of modern physics, nuclei. Yes guys, so here we are. This is an amazingly easy chapter. हम बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। मैं आपको इसको जितना आपकी एनसीईआरटी में इजी तरीके से नहीं दिया ना, उससे भी इजी करके दूंगा, ताकि आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी बन जाए। ठीक है, दिस इज अगेन आई से वेरी स्मॉल चैप्टर। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये कुछ बोर्ड्स में, महाराष्ट्र बोर्ड में जैसे एक चैप्टर है ट्रूली, और उसमें भी आप ड्यूल नेचर डाल दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दो, तो भाई वो एक चैप्टर बनता है, और यहां उसको 3 चैप्टर में तोड़ा हुआ है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सिंपली से इज कि भाई ये अपने लिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। सो हमें इसके न्यूमेरिकल्स हो या ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, वी हैव टू मास्टर इट। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलतियां करते, उसकी वजह से वो ये चैप्टर के मार्क्स गवा देते हैं, और वो ये चैप्टर से पता नहीं न जाने क्यों भागता है। बहुत छोटा सा चैप्टर, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द बेस्ट शॉट ऑन न्यूक्लियाई वेयर वी आर गोइंग टू डू PYQ एनालिसिस ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एवरी डैम थिंग। देन माइंड मैप गिव अवे करूंगा आप सभी को, कंसेप्ट्स आपको सब कराऊंगा डिटेल में, ऑल द डेरिवेशंस, जहां पे भी आपको पूछा जाता है बताऊंगा कि ये कर लेना, ये आएगा एग्जाम में, और उसके साथ एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, देन PYQ as well. So come on guys, get ready for this beautiful chapter, okay? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। This is an amazing chapter. Let's get started with PYQ analysis. आप देख सकते हो इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ है भी नहीं, best to be honest। इसमें आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। विद दैट ग्राफ खत्म, चैप्टर का टाटा बाय बाय। इतना सही है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे हर टॉपिक का इक्वल वेटेज है, क्योंकि टॉपिक ही तो से है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो अहेड। दिस इज द माइंड मैप। आई want you to have this mind map. just टेलीग्राम पे जाओ और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। दिस इज अनदर माइंड मैप, जो बेस्ट लगे आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ की नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नाउ हियर वी आर फॉर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के बेसिक्स की बात करो तो ये ना कुछ क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स के जैसा जाता है। आपको पता है, आपको एक चैप्टर होगा जिसमें ना अलग अलग तरीके के पीरियोडिक टेबल बनाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी। मुझे अभी तो नाम भी नहीं याद है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि बहुत सारे पहले ना, बहुत पहले एकदम थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए कुछ ऐसे रैंडम बातें करो, क्या मजा आता है ना। हमने ना एटम करके कुछ कॉन्सेप्ट जब हमने जाना, कैसे पता चला कि एटम अलग होता है, हमें कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो गोल्ड जैसे है, स्पेसिफिकली अलग रहते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिले। ऐसे हमें कुछ एटम मटेरियल मिले जिसमें एक एटम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अरे यार क्या कह रहा हूं, सुन बराबर से, ध्यान से सुन। तो हमने ना कई सारे ऐसे मटेरियल पाए जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते थे। एटम इटसेल्फ इज द थिंग, जो एटम किसी और के साथ, कोई और एटम के साथ रिएक्ट किए बिना खुद इंडिविजुअल मैनर में, जैसे गोल्ड का मेटल हो गया, तो उसमें सिर्फ गोल्ड का एटम ही है। देयर आर नो मॉलिक्यूल्स, गोल्ड ने आयरन के साथ बनाया मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे कई सारे मटेरियल मिलने लगे, और जिससे हमें पता चला कि ये इंडिविजुअल एटम्स है। अब
कई बार क्या हुआ कि हमने देखा हाइड्रोजन तो पानी में भी है, हाइड्रोजन तो मीथेन में भी है, हाइड्रोजन तो या ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी, और ऑक्सीजन तो यहां भी। हमने टेस्ट कर करके पता किया, फिर हमें पता चला भाई हम ना ये पूरा गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे तो हम करोड़ों अलग अलग चीजें पढ़ के बैठ जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो भी है व्हाटएवर इट इज। बट तब हमने सोचा कि ना देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनको यूज कर करके एटम्स बने होंगे, और उन एटम्स के कॉम्बिनेशन से, एटम्स के साथ में आने से अलग अलग एटम्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल बन सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बैठेगा तो पानी बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ बैठेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। आप हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो अल्कोहल, फिनॉल, न जाने कीटोन, क्या क्या बन सकता है। सो ये सब कॉम्बिनेशन का खेल है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ बनता है उन 118 एलिमेंट्स से। किन से बेटा? 118 एलिमेंट्स। तो वो 118 एलिमेंट्स को, तब पहले तो इतने सारे पूरे 118 किसी को पता भी नहीं था, आज हमें पता है, वी आर लकी। लेकिन तब ना 50-60 इतने ही कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग टेबल बना रहे थे, है ना। और हेनरी मोस्ले, आई डोंट नो उसका नाम, बट अलग अलग लोग अलग अलग टेबल बना रहे थे, पीरियोडिक टेबल जिसका नाम बोला गया था, ठीक है। और एक बंदा था 23-24 साल का ही था, हेनरी मोस्ले ही है, मुझे नहीं नाम याद आ रहा है, बट कुछ तो ऐसा नाम था। उसने बनाया सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हर कोई क्या कर रहा था, मास नंबर के हिसाब से एटम्स को अरेंज कर रहा था। लेकिन हेनरी मॉस्ले ही है, आई गेस, मुझे नाम नहीं पता है, लेट्स चेक इट आउट ना भाई, नाम क्या नाम है, चैट जीपीटी से पूछे, लेट्स आस्क चैट जीपीटी। हे चैट जीपीटी, कैन यू हियर मी? Can you hear me? Yes, I can hear you. What's up? सुन रहा है, सुन मेरी बात, listen to me. So, who made, किसने बनाया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? The modern table was created by Dmitry Mendeleev. He arranged the elements by atomic mass and predicted the properties of some undiscovered elements. No, Mendeleev didn't make modern periodic table. The periodic table which we are using right now, the latest one. Got it. The periodic table we use today is based on Mendeleev's work, but was refined by Henry Moseley. Henry Moseley, yes! I told you, right? Ex- I'm smarter than you, ChatGPT bro. Chal bye, see you, take care. So, हेनरी मोस्ले ही था, he was at very young age, उसका शायद कोई ना वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में उसका निधन भी हो गया, अनफॉर्चुनेटली। सोचो इतनी यंग एज में हमें इतना पीरियोडिक टेबल देखिएगा, आज तक उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके पहले जिसने, है ना, ट्रायड, किसी ने ट्रायड बनाए, किसी ने ये बनाए, 7-7 एलिमेंट के बनाए, सारे गामा पादा नीसा करके उसको मर्ज करके उन्होंने अलग अलग बनाया, बट ठीक है, किसी का कुछ नहीं चला। हेनरी मॉस्ले वाज द वन जिसने ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको आज तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट इज सॉलिड प्रूफ, ठीक है। सो हेनरी मॉस्ले ने 118 एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब होता यह है बेटा कि 118 एलिमेंट्स है जो आपको दिखते हैं, ऐसे हर एलिमेंट के मल्टीपल आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स सिमिलर प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है, हर इस एलिमेंट के जैसे। जैसे हाइड्रोजन के और 2 आइसोटोप है, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ऐसे ही ऑक्सीजन के भी कई आइसोटोप्स हैं। तो वो सारे आइसोटोप एक ही जगह पे बैठे हैं उस एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो हम आइसोटोप्स नेचर में कम पाते हैं, हम सबसे स्टेबल मटेरियल जो पाते हैं ना, उसका स्टेबल एलिमेंट, वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बैठे। तो उस पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स वाला पीरियोडिक टेबल है, उसमें हर एलिमेंट को ऐसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स। ये तेरी एक्स नहीं है बेटा, ये
अल्फाबेट वाले x है, तो x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर A लिखा जाए, नीचे Z लिखा जाए, where A is atomic mass number bro, where A is atomic mass number. A क्या है ब्रो? एटॉमिक मास नंबर. Z क्या है? एटॉमिक नंबर. याद रखना, ठीक है. ये X जो है इट्स एन एलिमेंट, और अभी के लिए हम उसको न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद एटम्स एज होल राइट नाउ. एटम्स के बाहर की चीजें जो थी, इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड सारी चीजें, वो हम इसके पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अभी के लिए हम सिर्फ उसके न्यूक्लियस वाले हिस्से पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, और इसीलिए ये न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है. अब व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास नंबर इज अ नंबर, एटॉमिक मास नंबर एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाए, यानी कि जिसको हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोले. जिसको हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोले, ठीक है. एटॉमिक मास नंबर is the number of proton plus number of neutron और total number of nucleons. न्यूक्लियस के अंदर जो बैठते ना उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो बैठते हैं, जैसे प्रोटॉन बैठेगा, जैसे न्यूट्रॉन बैठेगा, उनको हम बोलेंगे कि भाई तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स है, उनका टोटल नंबर A से लिखते हैं. ऐसे ही सिमिलर एटॉमिक नंबर यहां है. एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. याद रहेगा. तो अगर आपको कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेगा तो आप Z लिखोगे, ठीक है. आप किसी भी एटम के अंदर आपको कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो आप बोलोगे Z. आपको कोई पूछा कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो वो होता है A प्लस Z. टोटल कितनी चीजें हैं, तो A प्लस Z. और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस से लिखा ना, ठीक है, जो भी है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. टोटल है A प्लस Z, सॉरी टोटल है A प्लस Z थोड़ी होता है, टोटल है A, यानी सब मिला के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये. तो A जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उसमें से प्रोटॉन्स निकाल दो, तो ये हो जाते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने बोले, यू कैन सिंपली राइट दिस. ये तीन चीजें मत भूलना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z से लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z से लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन A से लिखते हैं, ठीक है. ये बेसिक बातें थी, आई होप आपको पता चल गया. नाउ लेट्स गो अहेड. अब आपको मैं बता दूं कि जो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके मासेस ये होता है. इलेक्ट्रॉन का मास 9.10938 into 10 raised to minus 31 kg. Mass of proton is 1.672623 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of neutron is 1.674927 into 10 raised to minus 27 kg. अब ये देखने पे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन काफी लाइट है. इसका 10 रेज टू माइनस 27 पावर है, तो इसका 10 रेज टू माइनस 31, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के कंपेयर में, एक न्यूट्रॉन के कंपेयर में, ठीक है. अब हम कई बार ऐसा मानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल. नहीं, ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम
नहीं है। ये दोनों में से न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है, देखो 1.67 1.67 दोनों में, इसके बाद 1.672 हो रहा है, इधर 1.674 हो रहा है। तो न्यूट्रॉन इज क्वाइट हैवियर देन प्रोटॉन। याद रखना, न्यूट्रॉन हल्का सा हैवी है प्रोटॉन के कंपेयर में, बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, ये याद रखो। अब इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास हमने लिख तो दिया इधर केजी में, बट ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत छोटी वैल्यूज है। केजी में लिखने के लिए हमें कितने गंदे नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं, 10⁻31, 10⁻27, इतने गंदे नंबर्स लिखने में, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने नया यूनिट निकालने का सोचा, वो यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एटॉमिक मास यूनिट, ये है AMU। ये AMU एक एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। अब ये कितना होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमने कार्बन को लिया, क्योंकि कार्बन बहुत इजीली अवेलेबल है, अबंडेंस में प्रेजेंट है, स्टेबल कार्बन ले लिया हमने। कार्बन का जो मास मिला, कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, HELIBEBC 6 हुआ। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन बैठे हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है, बट इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल मास वाला है। तो कार्बन के न्यूक्लियस की बात करो, तो हमने क्या सोचा, कार्बन का जो मास है, ठीक है, कार्बन एटम का जो मास है वो रख दो यहां पे, ठीक है, कार्बन एटम का जो मास है वो यहां रख दिया। एक कार्बन के अंदर टोटल 6 चीजें हैं, तो कार्बन के अंदर, सॉरी 6 नहीं 12 चीजें, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल 12 चीजें। तो टोटल कार्बन एटम के मास को डिवाइड बाय 12 कर दो। जब टोटल कार्बन एटम के मास को डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो आपको क्या मिला, हर एक चीज का मास, वो एक यूनिट का मास मिला, एक एटॉमिक मास यूनिट मिला। ऐसे 12 यूनिट मिला के एक कार्बन बना है। समझ में आ गया? मैं वापस बताता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, एक लॉजिकल चीज है ये। आपने कार्बन 612 लिख दो, कार्बन 612, ये कार्बन जो है इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स है? टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने बेटा? 12। और कार्बन का मास आपको पता है, जो कार्बन का मास मेजर किया गया, ऑब्वियस सी बात है, वो इतना मिला। तो आपने क्या कर दिया, कार्बन के मास को डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 12 चीजें जो बैठी थी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोटॉन हो गए और ये 6 न्यूट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 चीजें कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर बैठी थी। अब आपने टोटल कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो आपने किसी एक यूनिट का मास निकाल के दे दिया। ये इसका मास, मास ऑफ 1 यूनिट इज AMU। 1 यूनिट ऑफ कार्बन 12 इज 1 AMU। याद रखना, कार्बन एटम के अंदर का एक यूनिट का मास 1 AMU होता है। समझ में आ गया? और वो इतना होता है, तो 1 AMU इतना है। 1 U लिखो, 1 AMU लिखो, जो लिखना है। एक AMU इतना kg होता है। अब आप देख लोगे तो ये जो एक AMU की वैल्यू लिखी है 1 AMU की, वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस के इक्वल है। तो अभी हम इतने मास को 1 U बोल देंगे, जैसे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने चार्ज को 1 E बोल देते हैं। अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डबल चार्ज हो तो इसको 2 E लिखते हैं। वैसे ही इतने मास को 1 U लिखेंगे, इससे डबल मास तो 2 U, इससे ट्रिपल मास तो 3 U, इसका 0.15 1.5 गुना मास तो 1.5 U, ऐसा लिखेंगे। तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इतने केजी को 1 U लिखते जाऊं,
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 U बनता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 U बनता है, ऑलमोस्ट 1 U है, देखो ना, अरे ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल तो है, 660 तो ये 672 ऑलमोस्ट इक्वल है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.008665 U बनता है। अभी भी दिख रहा है कि न्यूट्रॉन इज क्वाइट हैवियर देन प्रोटॉन, तो ये बन गया, समझ में आ गया। तो अभी के लिए हम केजी में मासेस यूज नहीं करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के, अभी से हम सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास एएमयू में यूज करेंगे। एएमयू बोलो या यू बोलो, जो बोलना है, समझा, ये इस तरीके से। लेकिन इसका एक और यूनिट है, अब वो यूनिट यहां लिखा है, अभी के लिए हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम थोड़ी देर बाद आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सेम मास अलग अलग तरीके से मैंने लिखे हुए हैं, आपको एक टेबल पे आ जाए इसीलिए मैंने सामने दे दिया आपको। मास इज इन केजी, मासेस इन एएमयू, मासेस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू ना एक साथ आपको रेयरली कोई जगह पे मिलेगी, मैंने भी ये दूर दूर से ढूंढ के निकाला है, तो आपको ये वैल्यू एक साथ बहुत कम जगह पे मिलेगी। सो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना, कंपेयर कर लेना, किस में रखना है आंसर में वो याद रख लेना, ठीक है। अब मैं आता हूं थोड़ा बहुत आपके बेसिक्स पे, जो हमें जरूरत है हिस्ट्री की। वैसे न्यूट्रॉन जो है ना बेटा, उसकी डिस्कवरी सबसे लेट हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैडविक ने की। वैसे ये कैडविक ने जो डिस्कवरी की वो थोड़ा मैकेनिक्स यूज करके कि मैं आपको बताता हूं। ये जो डिस्कवरी हुई ना न्यूट्रॉन की, इसमें कैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया था बेरिलियम के ऊपर। जैसे इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि वहां पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट गोल्ड प्लेट के ऊपर हुआ था, तो वैसे ही यहां अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम के ऊपर हुआ। तो जब ये बॉम्बार्डमेंट या कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स जो पढ़ रहे थे, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी। तब उनको पता चला कि इसमें ना एक मास का गैप रह रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि तब प्रोटॉन पता थे, इलेक्ट्रॉन पता थे, अल्फा पार्टिकल का मास पता होगा, और ये बेरिलियम के भी प्रोटॉन का मास पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप आ रहा था मास का। तो उन्होंने बोला कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंट पार्टिकल, जो निकला फिर वो न्यूट्रॉन, और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसी के बारे में यहां सब लिखा हुआ है, देखो। और न्यूट्रॉन का केजी में मास इतना है, एएमयू में इतना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिस्कवरी हुई। आपको कोई पूछे तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे रीड करके आप उसको बता सकते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी बेसिक डिटेल है, लेकिन बिफोर दैट मैं आप सभी को एक छोटी सी डेरिवेशन कराना चाहूंगा, जो कई बार एग्जाम में पूछती है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर डेरिवेशन है। आपको पूछते हैं व्हाट इज द साइज, हाउ साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द radius or let's say atomic mass number, or how density is independent of the atomic mass number, ऐसा सब पूछते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे करने का। साइज ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक जो गिवन चीज है वो समझ लीजिए। ये न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिट पहला, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट, लेट्स से एटम बोल देता हूं। तो एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻12 मीटर की रेंज में होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15। रेडियस ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻12। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली यही है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में ना 10,000 के रेंज का फर्क है, 10⁻⁻4 के पावर का फर्क है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻4 टाइम्स छोटा है कंपेयर टू एटम, और एटम 10⁻4 टाइम्स बड़ा है न्यूक्लियस के। आप ऐसा बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं मैं। अभी आपको शायद 10⁻3 का ही गैप दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो 10⁻4 तक का होता है एटम की कंप्लीट बात करें तो। ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हमने एटम की रेडियस के बारे में, बोर्स रेडियस और ये सब डिराइव किया। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के लिए एटम को छोड़ देते हैं। हम जो यहां 10⁻⁻15 ये सब पढ़ रहे हैं ना, 10⁻⁻15, तो उसको फेम्टोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेम्टोमीटर। बोलो, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 की रेंज में।
अब ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो हर एटम के लिए या हर न्यूक्लियाई के आप निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको यहां पे R0 को मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास नंबर रेज टू 1/3 से। ये आपका फॉर्मूला विच इज गिवन इन योर बुक, डायरेक्टली गिवन है, इसका ना कोई डेरिवेशन करना है ना इसके बारे में आपको इसके ज्यादा कुछ पता होना चाहिए। R0 इज लेट्स से एक स्पेसिफिक वैल्यू है सबसे पहले न्यूक्लियाई के मास रेडियस की। आपकी बुक में R0 की वैल्यू देखो यहां दी हुई है, आप याद रख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, 1.2 फेम्टोमीटर याद रहेगा। तो ये R0 जो है वो है 1.2 फेम्टोमीटर, ठीक है, ये R0 की वैल्यू। अब ये रेडियस के बारे में हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब आपको कोई बोले वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बताओ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बोले तो वॉल्यूम तो ये स्फीयर जैसा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस तो एक स्फेरिकल होता है, तो 4/3 πr³ बोल सकता हूं मैं। तो 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट, तो क्या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ बोल सकता हूं। r³ करोगे तो ये r0³ होगा और ये a⁻1/3 का भी क्यूब, a⁻1/3 का क्यूब तो 3/3 कैंसिल, तो a हो गया ना सिर्फ, तो यहां पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। एक एटॉम सबसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 है तो उसका वॉल्यूम, फिर एटॉमिक मास नंबर डबल कर दो तो वॉल्यूम डबल, ऐसे हर एक एटम के बाद वॉल्यूम इक्वल अमाउंट में बढ़ते जाता है। उसी के साथ डेंसिटी की भी बात करते हैं, प्रूव दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ऐसा बोलते हैं। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ये बोला जाता है। तो डेंसिटी को मास नंबर से इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आप मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं। मास तो एटॉमिक मास नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वॉल्यूम भी एटॉमिक मास नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो A/A जो हो गया वो तो 1 हो गया, यानी डेंसिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी के साथ mass is directly proportional to atomic mass number, volume is also directly proportional to atomic mass number, so A cancel हो गया, proportional to let's say 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि density is independent of mass number। मतलब आप किसी जगह पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भरो या हीलियम के न्यूक्लियस भरो या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस भरो या कार्बन के न्यूक्लियस भरो, हर बार सेम जगह में सेम अमाउंट ऑफ मास जमा हो जाएगा। एक डब्बे में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भरे, सेम साइज के डब्बे में हीलियम के न्यूक्लियस भरे, सेम साइज के डब्बे में यूरेनियम के न्यूक्लियस भरे, सबका मास सेम रहेगा लास्ट में, अगर वॉल्यूम सबका सेम रखा है। फिर वो डिपेंड नहीं करता कौन सा एटम का मास है, कौन से न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझे कि नहीं। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं डेंसिटी जो होती है, अगर आप एक्चुअली मास की वैल्यू डालो, वॉल्यूम की वैल्यू डालो, ये सब डालो, तो वो कुछ 2.3 टू 10⁻24 समथिंग आती है, 10⁻24 kg में आती है कुछ, ठीक है, यहां लिखी हुई होगी, हाँ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, इतनी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ, डेंसिटी हमेशा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटम। आप कार्बन के न्यूक्लियस भरो एक डब्बे में, या फिर आप ऑक्सीजन के न्यूक्लियस भरो या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भरो, हर किसी के 1 मीटर क्यूब के डब्बे के अंदर इतना ही मास समाएगा। तो ये न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, मतलब कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मास समा सकता है इसका, ये इतना डेंसर है बेटा। एक मटेरियल है ऑस्मियम, जिसकी डेंसिटी आई थिंक 10⁻4 की रेंज में है, तो 10⁻4 अगर यहां पे आ जाए, उससे डेंसर तो कोई एटम है भी नहीं, और उससे इतना डेंसर आप देख सकते हो यहां पे 10⁻12 13 टाइम्स डेंसर, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ दी न्यूक्लियाई है कि भाई हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, कार्बन का न्यूक्लियाई, ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई, डजंट मैटर एट ऑल, फर्क ही नहीं पड़ता है।
तो ये बहुत हैवी होता है। सिर्फ 1 मीटर का ये जो डब्बा है ना, क्यूब, 1 मीटर क्यूब का डब्बा अगर मैं ले लूं, एक बॉक्स ले लिया जिसका ना लेंथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, डेप्थ 1 मीटर, ऐसा ले लिया, तो इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस भर लिया, तो इसका मास होगा बेटा 230000000369 और 10 11 12 13 14 15 16। सही है ना? हाँ सही है। तो इतना केजी सिर्फ 1 मीटर क्यूब का डब्बा, इतना सा डब्बा, 1 मीटर क्यूब का डब्बे के अंदर इतना हैवी मास होगा। सोचो, तुम कभी नहीं उठा पाओगे। दुनिया में अभी तक हमने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जो इसको उठा पाए। समझा? सो ये है आपका न्यूक्लियस का मास के बारे में सब कुछ। ठीक है, आई होप आप समझे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, गिवन द मास डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55, ये सब है। गिवन दैट द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज दिस, A is 56, find the nuclear density। न्यूक्लियर डेंसिटी आयरन की बोल, गोल्ड की बोल, कॉपर की बोल, ऑक्सीजन की बोल, वो तो हमेशा फिक्स ही रहती है। न्यूक्लियर डेंसिटी भाई मेरे वो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डैम थिंग। तुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखना, इधर भी उन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन तो किया है बट आया तो वही है आंसर। मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकाल लिया, ये एएमयू में मास दिया था उसको हमने केजी में कर दिया, वॉल्यूम डाल दिया। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं स्टिल कैसे उन्होंने किया है, जस्ट आपको एक आइडिया रहे। डेंसिटी इज इक्वल टू, बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ आयरन क्या दिया है, वो है 55.85 एएमयू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब रेडियस का क्यूब, आर क्यूब। ठीक है, अब इसको मैं धीरे धीरे आपको सब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये एएमयू में ना वैल्यू, उसको केजी में करो सबसे पहले, ताकि आप डेंसिटी सही तरीके से ये आंसर ला पाओ। ये 55.85 यू, 1 एएमयू कितना होता है ब्रो? 1 AMU कितना होता है? 1.6605 into 10⁻⁻27, 1.6605 into 10⁻⁻27 kg। समझ में आया? अभी तूने ये मास को केजी में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4/3 का 4/3, ये पाई का पाई इंटू आर क्यूब। रेडियस जो है वो R0, आर की वैल्यू क्या होती है? R0 इंटू A⁻⁴ है ना? तो R0 की वैल्यू रख दूं क्या? ये R की जगह R क्यूब है ना बेटा, तो ये R का क्यूब इधर करना है क्यूब। ठीक है, R क्यूब करना है, लेकिन R के अंदर R0 इंटू A⁻⁴ लिखना पड़ेगा। R0 होता है कुछ 1.2, कितना लिखा था अभी मैंने बेटा? 1.2 इंटू, कहां गया R0 ब्रो? हाँ 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 लिखा, इंटू A⁻⁴। A⁻⁴ एटॉमिक मास नंबर कितना दिया? 56, 56⁻⁴। ये डिवाइडेड बाय 4/3, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं कैलकुलेशन कर ही मत, बस इधर तक तो नाटक कर करने का, और उसके बाद सीधा आंसर लिख दे 2.3 इंटू 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब। थोड़ा बहुत आजू बाजू लिखेगा ना 2.29 समथिंग, ऐसा सब भी चल जाता है। तो तू करने का नहीं सॉल्व, एक्चुअली में समझ में आ गया? कोई डाउट है? याद रखेंगे? तो ये अपना पहला पार्ट हो गया। ठीक है, बेसिक पार्ट हो गया। नाउ वी आर ऑन टू मास एनर्जी। मास एनर्जी के बारे में पढ़ना है आपको ना। एक चीज बताऊं, मास और एनर्जी ये दो डिफरेंट चीज है ही नहीं। मास और एनर्जी एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं। मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, ये हमें आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टाइन, देखना आइंस्टाइन का स्पेलिंग सही है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप बताता हूं, या मास एनर्जी इक्वेशन, सबसे फेमस इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, E is equal to mc square। हाँ,
आपको कोई भी मास से एसोसिएटेड एनर्जी निकालनी है तो उस मास से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। आपको कोई भी एनर्जी से इक्विवेलेंट मास निकालना है तो देखो, कोई भी मास का इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना है तो मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगी। कोई भी एनर्जी का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एनर्जी को डिवाइड बाय सी स्क्वायर कर दो तो मास मिल जाएगा। एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर गिव्स यू मास, एनर्जी मास मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर गिव्स यू एनर्जी। याद रखना इसको, ठीक है। ये दो फॉर्मूले एक ही है, अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। यानी कि अगर तू मास को मल्टीप्लाई कर दे सी स्क्वायर से तो तेरे को उस मास से एसोसिएटेड एनर्जी मिल गई, और अगर एनर्जी को डिवाइड कर दे सी स्क्वायर से तो तेरे को मास मिल गया। समझ में आ गया? तो मास और एनर्जी इस तरह आपस में इंटर रिलेटेड है। इफ एनी मास ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इट हैज ओनली एंड ओनली एनर्जी। सो वही एनर्जी की बात यहां पे कर रहे हैं। ये रिलेटिविटी के साथ में ये आता है, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए उतना डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब यह ना मास का यूनिट देख, मास का यूनिट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख। दिस इज द यूनिट विच इज यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी को, एनर्जी का ना एसआई यूनिट हमें पता है, एसआई यूनिट हमें पता है एनर्जी का, वो कितना होता है बेटा? जूल होता है, ठीक है। लेकिन हम एटॉमिक और न्यूक्लियर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल पर हम उसका जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, याद रखिएगा। या 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डाउट? तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा यानी 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का यूनिट सी स्क्वायर को सी स्क्वायर ही लिखा जाता है एज ऑफ नाउ, सिंप्लिसिटी के लिए। सो ये एक मास का नया यूनिट बन गया, यूनिट ऑफ मास। अब ये कौन सा वाला यूनिट ऑफ मास है? एनर्जी से एसोसिएटेड, कितनी एनर्जी से कितना मास बनाना, अगर वो पता करना है तो एनर्जी से रिलेटेड कर दिया मास को, ये उसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द यूनिट ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, याद रहेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी आपके वैल्यू ऑफ मास को, जैसे प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इनटू दिस यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। कैसे बनाइए? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही तो होता है बेटा, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपने जो भी मास की वैल्यू है उसमें सी स्क्वायर डिवाइड कर दिया, यहां पे खत्म हो गया, वही तो मास है, मास का यूनिट ही बन गया अपना मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। आप देखो यहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 938.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। कोई डाउट? तो आप एक सिंपल रिलेशनशिप भी याद रख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया, तो आप उस कन्वर्जन के लिए एक स्पेसिफिक नंबर है, आप उसको याद रख सकते हैं। 1 AMU, जिसको मैं 1 AMU बोल रहा हूं, जिसको आप सिंपली यू लिखते हैं, वो होता है 931.5 या 931.2 समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये मास का यूनिट है, ठीक है। तो ये मास के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर 931.2 होता है, आई गेस, है ना। चलो देख लेंगे, जो भी है 931.2 देख लेते हैं अभी एनसीईआरटी में कितना होता है। 931.2, 931 कहां लिखा है भाई? नहीं लिखा है क्या? यहां लिखा होगा, ठीक है। 931.5 ही है, चेक कर लो, ठीक है, चेक इट आउट। 931.5
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.5। और आप यहां पे थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट 1 AMU है, तो ऑलमोस्ट 931 के ऊपर है, 938 939 देखो। तो ये हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। 1 AMU कितना हो गया बेटा अभी अपने लिए, इक्वल टू 931 0.5। यार नहीं लिखते इधर, चलना तूने उधर लिख लिया ना भाई, क्या जरूरत है। समझ में आ गया। सो ये अब आपको समझा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी इन AMU एंड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन केजी AMU MEV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन केजी में AMU में, और उसमें बाद में हमने लिखा मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर में। समझ में आ गया कि नहीं, याद रखेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमने उसको कुछ नहीं किया, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में डिराइव किया और कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी और हमने सिंप्लिसिटी से आंसर निकाला है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो है आप याद रखिएगा, ये आपको कई बार काम आएगा, ठीक है। तो ये AMU भी मास का यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर भी मास का यूनिट है। 1 AMU इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमने हर मास को इस एनर्जी इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी याद रखना है, ठीक है। दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट मास। अब मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देता हूं। ये देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या सवाल है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। भाई 1 ग्राम के लिए एनर्जी इक्विवेलेंट बताओ। तो 1 ग्राम के लिए आप E इज इक्वल टू MC स्क्वायर करो। यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। 1 ग्राम है ना, तो मास की वैल्यू हो गई 10⁻³ kg, यहां रख दिया 10⁻³ kg। C है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, तेरा 1 ग्राम का एनर्जी इतना होता है। इसको तो कन्वर्ट भी कर सकता है, बट अभी के लिए तेरे को इतना ही बोला था, तो कहां कुछ लिखा ही नहीं है कि कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। इतना एनर्जी 1 ग्राम से बनता है, यानी 1 ग्राम मास ना स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करे तो इतना एनर्जी निकाल सकता है, 9 × 10⁻13 जूल। सोचो ये कितना बड़ा एनर्जी का वैल्यू है, ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ वैल्यू है एनर्जी की। 9 × 10⁻13 9 0 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 इतना बड़ा वैल्यू ऑफ एनर्जी इन जूल्स 1 ग्राम मास गायब होके दे सकता है। 1 ग्राम मास अगर गायब हो गया ना यूनिवर्स में, तो इतना एनर्जी छोड़ के जाएगा। इट्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पहले वाला सवाल कर लेते हैं। गिवन द मास ऑफ द आयरन, ये हमने कर लिया ऑलरेडी, राइट। अब नीचे का सवाल कर लेते हैं। नीचे का सवाल मुझे लगता है उसके लिए हमें ऊपर का क्वेश्चन आना चाहिए। चलो नहीं आएगा तो भी आधा तो कर ही सकते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, क्या लिखा है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU का जूल्स में, 1 AMU का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 AMU इन किलोग्राम ये रहा, ठीक है। 1 AMU का एनर्जी वैल्यू निकालना है। 1 AMU इतना मास है जो कितनी एनर्जी जूल्स में निकालेगा और कितनी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन में निकालेगा वो बताना है। तो 1 AMU इतना kg है, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर अगर करोगे आप, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जनरली इस फॉर्मूला के अंदर आप मास को सिर्फ kg में डालोगे। तो 1 AMU को हमने इतना kg है लिख लिया, हमें पता है ये। मास की जगह मास की वैल्यू रखी, C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, वो उसको स्पेसिफिकली 2.998 लिखा, 3 × 10⁸ लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पे वैल्यू आपको दी हुई है कि इतना होता है तो ये लिखने का, अदरवाइज 3 × 10⁸ लिखने का। तो ये हो गया एनर्जी इज मास इंटू C स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये नॉर्मल kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जूल्स में इसका आंसर मिल जाएगा। जूल वाला आंसर जो है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी क्या बताया बेटा,
जूल वाले आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां हमने बस डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁹ है, उसको लिख 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ को मेगा लिख ले और फिर 10⁻³ जो होता है इससे 3 डेसिमल शिफ्ट कर दे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इस तरह से हमने कन्वर्ट किया एक एएमयू को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक एएमयू कैसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया समझा? और ये है 1 एएमयू जो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप समझे। इसका सेकेंड पार्ट जो है ना मास डिफेक्ट, उसको अभी हम करते हैं, लेकिन उसके पहले आई होप आप ये मास एनर्जी रिलेशनशिप समझ चुके। क्लियर हो गया दिमाग में? बैठा दो, ध्यान से देख लो। सो ये हमने सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज मास डिफेक्ट। इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं डिटेल में। तो इसके लिए ना थोड़ा एनसीईआरटी का एक बेसिक आइडिया समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में समझो। एनसीईआरटी में इसको समझोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। क्या था, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, इधर देखो, ऑक्सीजन जो होता है उसका मास हमने मेजर किया। ठीक है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास हमने मेजर किया। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास आया 15.99493 EU, यानी इतना AMU। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना निकला हमारा 15.994, ठीक है 15.99493 AMU, 99493 AMU। ये मास हमने मेजर किया तो ये मेजर्ड मास आया। अब हमने क्या सोचा भाई कि इतना जो मास है, ऑब्वियसली बात है ये ऑक्सीजन एटम का मास है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर 16। इतना हमने मेजर करके इतना मास लेके आए, कोई एक्सपेरिमेंट से मेजर किया। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन का मास, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दो। क्या ये मास और ये मास सेम है? होना तो चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन के भी ऐड कर दो। चल टोटल, ये टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन निकला। ये टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन ऐसे निकालोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बना किससे है? 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से। 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास प्लस 8 इलेक्ट्रॉन का मास सब ऐड कर दो, आंसर एग्जैक्ट उतना आना चाहिए जितना ऑक्सीजन टोटल मास दिखा रहा है। तो हमने ये किया और हमने यहां पे 8 न्यूट्रॉन का मास, 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 8 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबको ऐड किया तो आंसर आया हमारा 16.1244, 16.12744। तो आंसर कितना है 16.12744 AMU, इतना आया। ये जो मास आया हमारा, ये कैलकुलेटेड मास आया। मतलब कैलकुलेशन के बाद इतना वैल्यू आया, मेजरमेंट के बाद इतना वैल्यू आया। तो ये दोनों सेम नहीं आए। यहां पे हमारा दिमाग चक्कर आ गया, यहां पे हम पूरा का पूरा गुम गए भाई कि हमने जो मास मेजर किया उसी ऑक्सीजन के अंदर जितनी चीजें सबका मास ऐड करो तो उसका मास ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल ऑक्सीजन का मास कम है। तो जो कैलकुलेटेड मास है वो और जो मेजर्ड मास है वो, ये दोनों सेम नहीं है। दोनों मासेस में कुछ डिफरेंस है। यानी कि सारी चीजों के मास ऐड कर दोगे, उसके बाद उससे कम मास निकला एक्चुअल ऑक्सीजन का, यानी थोड़ा मास कहीं गायब हो गया। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? तो जितने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन, इन सबका मास ऐड कर दो तो वो टोटल मास होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल मास वो टोटल से कम आया, यानी कि थोड़ा मास किसी का तो गायब हो गया। अब क्या कोई एक प्रोटॉन गायब हो गया, कोई एक न्यूट्रॉन गायब हो गया, कोई एक ऑक्सीजन गायब हो गया, कैसे बोले? तो जो भी मास गायब हुआ
उसका कंट्रीब्यूशन सारे पार्टिकल को दिया जाता है। हर प्रोटॉन से थोड़ा 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 मास निकाल लिया, हर न्यूट्रॉन से थोड़ा 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 निकाल लिया, हर इलेक्ट्रॉन से थोड़ा, हर पार्टिकल के पास से थोड़ा 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 निकाल लिया, और जो गायब हो गया वो बताया कि हर किसी ने इतना इतना घुमाया। अभी के लिए हमने वो थियोरी लगाई। तो ये जो डिफरेंस निकला ना बेटा, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मास डिफेक्ट। आई होप फोकस सही है। मास डिफेक्ट, अब ठीक है फोकस। मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम। मास डिफेक्ट जो है डेल्टा एम है, इट इज अ डिफरेंस। इट्स फोकस फिक्स नहीं है ना? डोंट वरी, अभी हो जाएगा। करो फोकस फिक्स। अब हो जाएगा फोकस फिक्स, डोंट वरी। सो मास डिफेक्ट एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेटेड मास माइनस मेजर्ड मास है। माइनस मेजर्ड मास। समझ में आ गया? कैलकुलेटेड मास माइनस मेजर्ड मास है। कैलकुलेटेड मास कितना है? हम इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट कर रहे अभी से। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ न्यूक्लियस की बातें करने वाले, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास ऐड करता है। तो कैलकुलेटेड मास की बात करो तो मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियन, ठीक है, मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियन ऐड कर दो। कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्लस न्यूट्रॉन का मास, प्लस न्यूट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है A माइनस Z। ठीक है? तो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गए। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतना मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है A माइनस Z, ऑलरेडी आपको बता चुका। ये तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। वही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, वही यहां पे ऐसे लिखा जाएगा जनरली, माइनस जो एक्चुअल मेजर्ड मास है वो। समझ में आ गया? इसका जो आंसर आएगा वो डेल्टा एम आएगा, यानी उतना मास गायब हो गया। अब इतना मास डेल्टा एम का जो मास है वो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तभी वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इस एनर्जी को जो डेल्टा एम की वजह से बनी उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उतना जो मास गायब हो गया ना, वो मास यूज हुआ न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए। नहीं समझा? समझा कि नहीं ब्रो? सो वो बाइंडिंग एनर्जी बनी। कोई डाउट है अभी इसमें? ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉन सब साथ में कैसे रहे बेटा? क्योंकि उनके बीच में एक एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसको बाइंड करके रख रही है। और वो एनर्जी कैसे बनी? ये मास गायब हो गया ना, जो एक्चुअल मास आना चाहिए था उसमें से कुछ मास गायब हो गया, वो जो मास गायब हुआ उसने बनाई एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी कौन से प्रोटॉन ने दी? हर प्रोटॉन ने अपने में से थोड़ी 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 दी, हर न्यूट्रॉन ने अपने में से थोड़ी 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 दी, और ये एनर्जी बनाई जो बाइंडिंग एनर्जी है। ये जो मास गायब हुआ वो हर प्रोटॉन से निकला है, थोड़ा 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 थोड़ा। समझा? कोई एक प्रोटॉन गायब नहीं होगा, कोई एक क्यों बलिदान देगा? सबको साथ में रहना, सब बलिदान देंगे। सब में से थोड़ा 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 मास निकालो, सब में से थोड़ा 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 न्यूट्रॉन में से थोड़ा थोड़ा मास निकालो, और उसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करो, दैट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी। समझा? तो ये याद रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का। इसके ऊपर हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं। ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, देखो, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा एमसी स्क्वायर हैज टू बी सप्लाइड। हमने डेल्टा एमसी स्क्वायर जो एनर्जी है ना, वो न्यूक्लियस के पास होनी चाहिए ताकि न्यूक्लियस बाइंड करके रहे। समझा? ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे, अदरवाइज उसमें से चीजें निकल जाएगी। समझा कि नहीं? तो ये EB इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, याद रखना इसको। ठीक है? ये बाइंडिंग एनर्जी लिखा है। अब हम आते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालो। ठीक है?
यूजिंग द एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट। अच्छा, मास डिफेक्ट निकालो बोला है। मास डिफेक्ट देखो, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने कैलकुलेट किया, वही मास डिफेक्ट यहां पे है। हमने दोनों मासेस की वैल्यू से डिफरेंस निकाल लिया ना। यहां ना सोल्यूशन नहीं दिया है, सोल्यूशन यहां दिया है। 8 मास ऑफ प्रोटॉन, 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब ऐड करके हमने एक्सपेक्टेड रखा इतना है, एक्चुअल में आया इतना। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया और वही है डेल्टा एम जो यहां लिखा है। इस एएमयू को कन्वर्ट कर दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। कैसे? इस वैल्यू को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? और उसके बाद में ये 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, उतने मास की उतना मास गायब हो गया है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? उतना मास निकल चुका, गायब, टाटा बाय बाय। ठीक है, इसको याद रखना। ये वो क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन। अब ये मास डिफेक्ट के साथ में हमें एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व क्या किया कि, ध्यान से सुनना, एक्चुअल मास of nucleus is less than the total mass of all nucleons. न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें हैं सबके मास ऐड कर दो तो भी टोटल जो उसका मास होना चाहिए उससे कम हमारा मास आता है एक्चुअल में, यानी कुछ मास गायब हो गया। सो सम मास इज डिसअपियर्ड, सम मास इज, हम बोल सकते हैं कुछ मास जो है ना वो गायब हो गया, कुछ मास निकल गया है। तो वो डेल्टा एम इज द मास दैट इज, जो मैच नहीं हो रहा है, मास डिफेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी। और इसी एनर्जी को यूज कर रही हो, यही एनर्जी यूज की गई है उन सारे प्रोटॉन्स के साथ में रखने के लिए। अब आप बोलोगे उन लोग ने अपना मास क्यों गायब किया? ताकि हर प्रोटॉन ने अपना थोड़ा थोड़ा मास डोनेट कर दिया ताकि उस मास से एक एनर्जी बने और उस एनर्जी से वो सारे प्रोटॉन एक दूसरे को पकड़ के रखे। समझा? ये है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आपको क्लियर पता चल गया। ये आप आंसर जो लिखोगे उसमें सारी वैल्यू सही यूनिट्स में डालो तो इसका यूनिट जो है ना एक बन जाता है। सबसे पहला यूनिट इसका जूल, ठीक है, लेकिन दूसरा एक और यूनिट बन सकता है। ठीक है, मास डिफेक्ट का यूनिट बन सकता है एक्चुअली में डेल्टा एम का। तो डेल्टा एम का जो यूनिट है, डेल्टा एम यूनिट यहां लिख देता हूं ना, डेल्टा एम का यूनिट, डेल्टा एम का जो यूनिट है वो होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, डेल्टा एम का यूनिट ये रखो, ये हमारे पास सबसे बेस्ट है। कैसे? आप आंसर तो एएमयू में ही लाओगे, इसका एक यूनिट ये हो गया और दूसरा यूनिट ये एएमयू हो गया। ठीक है, एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। आंसर आप बाय डिफॉल्ट एएमयू में लाओगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से तो आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, याद रखें। अब इसी में मैंने आपको क्या बोला, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिफरेंस ऑफ मास की वजह से आई, मास डिफेक्ट की वजह से आई। तो जो मास गायब हो गया उसने एनर्जी बनाई, बट ये मास गायब हुआ तो दिया किसने? क्या कोई एक स्पेसिफिक प्रोटॉन गायब हो गया? नहीं, ये मास हर न्यूक्लियन ने दिया, तो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर इलेक्ट्रॉन, हर न्यूक्लियन ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा मास डोनेट किया। हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन अपने अंदर से थोड़ा मास दे देगा ताकि उन सब शांति से रह सके। ये ऐसा हुआ हफ्ता देने जैसा, तू मेरे को हफ्ता देगा तब तो शांति से रहेगा, तो ये वैसा ही हुआ। तो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन यानी ए इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, याद रखना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही ए होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही तो है ये ए। आपकी बुक में उसको EBN बोला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
बुक में आपको ये बाइंडिंग एनर्जी को ना ऐसे लिखा है, एनर्जी बाइंडिंग, समझा क्या ब्रो? इसको याद रखना, एनर्जी बाइंडिंग ऐसे बोला है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ऐसे लिखा है। ये क्या होती है? कुछ नहीं होती, इसी वैल्यू को डिवाइड बाई डेल्टा एम सी स्क्वायर को डिवाइड बाई ए कर देना, हो गया, खत्म बात, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट? इसको याद रखना। आप चाहो तो ये डेल्टा एम को अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो आप ना सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिया करिए, कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर हम थोड़ा और डिस्कशन बाकी है, बट उसके पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लो क्या बोलता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, हर एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, फिर एक ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एक्चुअली ए, और वाई एक्सिस पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ली। देखो पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी छोड़ देता है, समझ में आ गया? एक न्यूक्लियन ने कितनी बाइंडिंग एनर्जी बनाई, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी जो टोटल होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियन टाइम्स होती है। हर एक न्यूक्लियन जो बनाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले नंबर से सारी चीजें इजीली समझ सकते हैं, ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होता है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास नंबर। हमने हर एटम का या हर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकाला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, FeMO सबका निकाला, और हमने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ ऐसा आया, ये ग्राफ ध्यान से समझना, एग्जाम में इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो ग्राफ क्या कहता है पता है कि अगर एलिमेंट छोटे एलिमेंट है, छोटे न्यूक्लियाई है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी कम है। फिर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, देखो यहां पे Fe जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आयरन एटम की है, Fe की। फिर ये कर्व ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, कुछ समय तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, और फिर वापस ये कर्व नीचे जाना शुरू कर रहा है। तो छोटे जो न्यूक्लियाई है, यानी छोटे एटम्स जो है, छोटे न्यूक्लियाई, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम ही है, और बड़े न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। उसके बीच में बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30 एटॉमिक मास नंबर से पहले के एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी कम है, और 170 एक नंबर ले रहे हैं, 170 एटॉमिक मास नंबर से ज्यादा मास नंबर वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, समझा? सो बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन 30 एंड 170 इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहां पे सब लिखा हुआ है, 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसमें मैक्सिमम किसकी है? Fe की। ठीक है, छोटे न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, लिथियम, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब की बाइंडिंग एनर्जी में एक खास बात ऑब्जर्व की गई कि ये अगल बगल वालों की, यहां पे देखो ना, हर एटम की बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, सिमिलर वैल्यू। लेकिन इनिशियल जो न्यूक्लियाई जैसे ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, इन सब के बाद में बात करो तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के बाइंडिंग एनर्जी में कितना फर्क है? फिर ट्रीटियम यानी हाइड्रोजन ही तो वो एक तरीके से, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी में कितना फर्क है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2-2.5 के आसपास, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6.5-7 के आसपास। फिर हीलियम और लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी में भी कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। लिथियम और हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन के, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी में कितना फर्क है, कार्बन और नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी में कितना फर्क है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आइसोटोप में कितना बाइंडिंग एनर्जी का फर्क है। यानी कि हर कोई अगल बगल वाले न्यूक्लियाई की ही बाइंडिंग एनर्जी में ड्रास्टिक डिफरेंस है।
जब छोटे न्यूक्लियाई है तब बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है नेबरिंग न्यूक्लियाइज की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, छोटे न्यूक्लियाई के लिए। जो बड़े न्यूक्लियाई है उसमें आफ्टर 170 बाइंडिंग एनर्जी कम है, छोटे न्यूक्लियाई में 30 के पहले बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन उसमें भी नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग जो हमारे न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी एक दूसरे से बहुत अलग है। मैक्सिमम है Fe की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा उतना वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसमें सारे न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रखने के लिए एनर्जी ज्यादा है। तो Fe इज द मोस्ट स्टेबल, ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियस वाइज है बेटा, एटम वाइज नहीं। एटम का स्टेबिलिटी अलग होता है, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी अलग होता है। अब अभी हम न्यूक्लियस चैप्टर में है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस में Fe सबसे ज्यादा स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी के साथ बैठा है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसके पास, यानी कि इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना न्यूक्लियस में, वो सब बहुत ज्यादा मास डोनेट कर रहे हैं बाकी सारे एटम्स के कंपेयर में, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी बन पाए और Fe की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट बनी, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी वाला, सबसे स्ट्रांगली बाउंडेड न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और बात है, जैसे कि जो छोटे न्यूक्लियाई है बिफोर 30, उनके छोटे न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो ये क्या करता है बेटा, छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। क्या करता है? फ्यूजन करता है, एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं जो इधर आ जाए कोई रेंज में, यानी कि 30 से 170 के बीच में वो आ जाए। तो वो बड़ा न्यूक्लियाई जो होगा वो अभी स्टेबल होगा। समझ में आ गया? बड़ा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा ना, जो इस रेंज में कोई बन जाएगा। तो ऐसे ही जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई है, जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई है, ये वाले, ये 170 जो बाइंडिंग एनर्जी 170 एटॉमिक मास नंबर से बड़े मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई, वो भी बड़े न्यूक्लियाई है, और ये बड़े न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है, तो वो टूटते हैं और दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम फिजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, हम इसे कहते हैं जो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, ताकि वो ऐसा न्यूक्लियाई बने जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। जो बड़ा न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो वो टूट के दो ऐसे न्यूक्लियस बनाएगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो ऐसे न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन करके या न्यूक्लियर फिजन करके। फ्यूजन में क्या होता है, एक ही दो मर्ज होके एक बनता है। फिजन में क्या होता है, एक टूट के दो बनते हैं या दो से ज्यादा बनते हैं। तो आपको समझा, ये बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के बारे में कुछ हाइलाइट्स है। यही चीज है ना, यहां पे आपको एनसीईआरटी में भी डिटेल में लिखी हुई है। यू कैन सिंपली यूज दिस। जो भी डेटा मैंने बोला वो यहां है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ प्रैक्टिकली कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियाई इन द मिडल ऑफ 30 टू 170। 30 और 170 मास नंबर के बीच में जितने हमारे न्यूक्लियस आते हैं, जितने न्यूक्लियाई आते हैं, जितने एटम्स आते हैं, उन सब एटम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर बोल दो, ऑलमोस्ट सेम है। उसमें Fe की सबसे हाईएस्ट है। Fe जो है A56 एटॉमिक मास नंबर 56, उसकी सबसे हाईएस्ट है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन इतनी बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करता है। और सेकेंड हाईएस्ट जो है वो 238 की है। ठीक है, द मैक्सिमम हैज वैल्यू ऑफ 7.6। हाँ ठीक है, एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है। A इज इक्वल टू 138, यानी एक वापस एक एक्सेप्शन हो गया। आई थिंक ये यूरेनियम में, मुझे पता नहीं, शायद ये एटॉमिक मास नंबर में। तो ये यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियर है, बट स्टिल वो एक स्टेबल में है। यूरेनियम नहीं है, शायद देखना पड़ेगा। बट ये A138 पे बाइंडिंग एनर्जी 7.6 है। इसके बारे में इतना नहीं पूछते, ये Fe के बारे में मैक्सिमम पूछ सकते हैं।
बाइंडिंग एनर्जी इज लो फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, 30 से मास नंबर जिनका कम है उसका भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, 170 से मास नंबर जिनका ज्यादा है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। Force is attractive and sufficiently strong to produce binding energy in a few mega electron volt per nucleon, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है उस स्ट्रॉन्ग फोर्स होने का एक रीजन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसीलिए वहां बाइंडिंग एनर्जी रही है। कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ 30 to 170, 30 एटॉमिक मास नंबर से 170 एटॉमिक मास नंबर के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है सबकी, is a consequences of a fact that nuclear force is short range force. न्यूक्लियर फोर्स एक छोटे रेंज की फोर्स है, वो बड़े रेंज की नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम। समझ में आ गया? वो यहां बोला है कंसीडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस, इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर्स which come within the range of nuclear force, यानी कि जो न्यूक्लियन है वो अपने अगल बगल वालों की वजह से ही एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहता है, उसको दूर में कोई बैठा उससे लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है, बाकी आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे एक्स्ट्रा बट उसकी जरूरत नहीं है, ये पी के वी के वाला कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, देन आते हैं यहां पे अ हैवी न्यूक्लियस से A240 इज अ लोअर बाइंडिंग एनर्जी, तो वो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और वो हैवी भी है वो टूटेगा, फिजन करेगा और दो स्टेबल न्यूक्लियर बना देगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्ट थ्रू द न्यूक्लियर। ये देख न्यूक्लियर फिजन, यहां पे क्या लिखा है A240 इज लोअर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ A120, सो A240 विल ब्रेक इनटू A120, मतलब 240 मास नंबर वाला न्यूक्लियाई दो 120 मास नंबर वाले न्यूक्लियर में टूटना प्रेफर करेगा। जरूरी हर बार इक्वल हो, कोई 130 110 ऐसा भी बन सकता है, बट ठीक है अभी के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है। अभी वैसा ही छोटी न्यूक्लियाई जो है ए जिनका लेस देन 10 है, एटॉमिक मास नंबर लेस देन 10, हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम, ये सब, लिथियम, तो उनका क्या होता है बेटा, वो मर्ज हो जाता है, फ्यूजन करते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियर बनाता है। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। ठीक है, इन दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा नहीं किसी में कम होती है, इन दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज ही होती है। फ्यूजन हो या फिजन, इन दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, आप याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन है यहां पे, अब ये क्वेश्चन तो वैसे हम कर चुके हैं, राइट, मास डिफेक्ट एक्सप्रेस करने वाला, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी उसी के बारे में यहां लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस, बाकी इट्स वेरी इजी। तो ये सब आपने पढ़ लिया जो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में था, जिससे हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताते हैं। बाइंडिंग एनर्जी सिंपली आपको न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो बता सकता है। तो एक बार छोटा सा बाइंडिंग एनर्जी का रिकैप, एक लॉजिक का रिकैप करता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है वो अपने मास में से थोड़ा मास गायब कर देता है, दैट मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज पर फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से। फिर जो मास गायब हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एंड दैट एनर्जी इज होल्डिंग एंटायर न्यूक्लियस टुगेदर, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी बनाने के लिए हर एक न्यूक्लियन ने, मतलब हर प्रोटॉन हर न्यूट्रॉन ने इंडिविजुअली कितना एनर्जी दिया, तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उतना वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल, जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम उतना वो कम स्टेबल। तो वहीं से ये न्यूक्लियर फोर्स का भी लॉजिक निकला। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसके बारे में एक दो बेसिक बातें बताता हूं, सुनो ध्यान से। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। याद रखना, nuclear force is strongest among all the forces in nature, let it be gravitational force, electromagnetic force, जो भी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, उससे भी स्ट्रांग होती है ये फोर्स। ठीक है, अब आप इसके साथ एक और चीज याद रखिए, अगर दो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी दो प्रोटॉन्स है या दो न्यूट्रॉन्स है, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो हम बोल सकते हैं 0.8 फेम्टोमीटर,
0.8 फेम्टोमीटर, डिस्टेंस कितना बेटा 0.8 फेम्टोमीटर, उससे ज्यादा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो प्रोटॉन ले लो, दो प्रोटॉन एकदम नजदीक है, तो वो दोनों के बीच में बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, दोनों के बीच में उस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। कैसे? दो प्रोटॉन साथ में रहने के लिए अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा मास निकाल देते हैं, वो मास कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स है। तो दिस न्यूक्लियर फोर्स इज बिकॉज ऑफ दैट बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी कंटिन्यूअसली इसको पकड़ के रख रही है। लेकिन अब ये दो प्रोटॉन एक दूसरे से थोड़े और हुए अलग, तो भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, थोड़े और हुए। अगर इन दो प्रोटॉन्स के बीच में 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो ये दोनों प्रोटॉन एक्चुअली में तो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, और 0.8 फेम्टोमीटर से दूर एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते अट्रैक्शन का। तो न्यूक्लियर फोर्स इतनी शॉर्ट रेंज फोर्स है कि अगर दो प्रोटॉन्स 0.8 फेम्टोमीटर से दूर हो गए तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, यानी अब उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। आइडियली तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल ही करता है, लेकिन जब वो बहुत क्लोज है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? दोनों साथ में रहने के लिए थोड़ी एनर्जी देके बाइंडिंग एनर्जी बना ले, थोड़ा मास गायब करके बाइंडिंग एनर्जी बना लेते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। अब अगर ये थोड़े दूर हुए तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी, और दूर हुए न्यूक्लियर फोर्स कम हो गई। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स गायब, न्यूक्लियर फोर्स अभी कोई काम की नहीं, और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम होती जाती है जैसे ही दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती जाती है। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर, जो हमने R0 बोला ना, सॉरी, जो हमने R0 बोला, R0 डिस्टेंस इज 0.8 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर से भी कम है। तो 0.8 फेम्टोमीटर वो डिस्टेंस है बेटा, R0 डिस्टेंस, जिसके बाद दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, याद रखना न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सब यहां लिखा हुआ है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी वो यहां पे बता दी मैंने। ठीक है, ये ग्राफ है न्यूक्लियर फोर्स का। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है फेम्टोमीटर। पोटेंशियल एनर्जी जो यहां कम हो रही है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी कम हो रही है। इधर तक ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। न्यूक्लियर फोर्स 0.8 फेम्टोमीटर तक कितना है बेटा? ये 0.8 फेम्टोमीटर तक अट्रैक्टिव है। 0.8 फेम्टोमीटर के बाद कोई भी दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन उससे थोड़े से दूर है तो ये फोर्स रिपल्सिव है। दो प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिकली रिपल्सिव है। समझ में आ गया? याद रखना, बाकी आपको मैंने बता दिया, बेसिक सी बात है। अब आता है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर से कोई ना कोई चीज एमिट होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लाने का ये एक तरीका है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में ना 3 टाइप की रेडियो एक्टिविटी हमारे पास है। ये अभी नीट के सिलेबस में, मतलब सॉरी, हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक करा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, बेसिक एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? तो बेसिक के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के डीके होते हैं। एक अल्फा डीके, क्या होता है बेटा? एक अल्फा डीके, या तो अल्फा रेडियो एक्टिविटी या अल्फा डीके बोलते हैं उसको। दूसरा है बीटा डीके, और तीसरा है गामा डीके। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट है गामा डीके, बट पहले अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में बेसिक बातें करते हैं। अल्फा डीके में कौन रेडिएट होता है? वो है अल्फा पार्टिकल। इसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, He++। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा हीलियम का न्यूक्लियस सिर्फ, तो He++, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा डीके जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बीटा प्लस डीके और दूसरा होता है बीटा माइनस डीके।
बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है और बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वही बता रहा हूं बेटा। आपको अगर ये नहीं पता होगा आगे की न्यूक्लियर फ्यूजन डिफ्यूजन ये सब रिएक्शन आप नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए कह रहा हूं ये समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूं, ये आपको आगे जो फ्यूजन फ्यूजन है उसको समझने के लिए काम आएगा। फिर ये है गामा डीके। गामा डीके जो होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करने के लिए, ये ईएम वेव्स को एमिट करता है, ठीक है। सो अल्फा डीके एमिट्स हाइड्रो हीलियम न्यूक्लियस, बीटा प्लस डीके एमिट्स पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस डीके एमिट्स इलेक्ट्रॉन, और ये एमिट करता है ईएम वेव्स। अल्फा पार्टिकल एमिट करना यानी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, अगर ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल डीके कर देगा यानी हीलियम न्यूक्लियस डीके कर देगा, तो हीलियम न्यूक्लियस के पास में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होता है। तो ये हीलियम न्यूक्लियस निकल गया, तो ए में से 4 तो निकल गया, तो जो यहां नया एलिमेंट बना, जो यहां नया एलिमेंट बनेगा उसके ए में से 4 निकल जाएगा, A-4 होगा वो। Z में से 2 निकल जाएगा तो Z-2 होगा। ये समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि अगर कोई एलिमेंट है उसके ए में से ना 4 कम हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो निकल चुके हीलियम न्यूक्लियस को देने के लिए एटॉमिक मास नंबर वाइज। 4 एटॉमिक मास नंबर कम हुआ, उसमें से 2 प्रोटॉन कम होंगे, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला एक हीलियम बाहर निकालने के लिए ये एलिमेंट जो है एक्स वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें हीलियम न्यूक्लियस बाहर मिलेगा। ये होती है अल्फा डीके की रिएक्शन। सिमिलर टाइप में बीटा डीके की भी रिएक्शन होती है। बीटा प्लस डीके में, ध्यान से सुनना, बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन gets converted into neutron। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। एक्चुअली न्यूट्रिनो भी रहने दे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये रिएक्शन जो हुई इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन निकालना। ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना, यानी प्रोटॉन के पास क्या है, मास प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो उसका जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो प्रोटॉन का पूरा मास मिल गया न्यूट्रॉन को, और कुछ मास और बहुत ज्यादा जो पूरा चार्ज है वो मिल गया पॉजिट्रॉन, ये चार्ज को। तो प्रोटॉन में मास मिल गया न्यूट्रॉन को, चार्ज अलग से रख दिया तो पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड एमिट्स पॉजिट्रॉन। इसी तरह से इस रिएक्शन में बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास तो ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो यहां 0 चार्ज है, तो प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज भी इधर होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। कैसे? तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। इस बाजू देखो न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज 0 चार्ज, तो इस बाजू भी तो टोटल 0 चार्ज होना चाहिए, प्रोटॉन का प्लस ई इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, 0 चार्ज इस बाजू भी इक्वेशन के। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बाजू चार्ज इक्वल होने चाहिए। इधर चार्ज टोटल 0, इधर भी तो टोटल 0 ही है, समझे क्या? अब आगे देखो इसमें और इसकी रिएक्शन पड़ता है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक मास नंबर a, अगर इसका बीटा प्लस डीके होगा तो प्रोटॉन जो है कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो एक प्रोटॉन गायब हो जाएगा तो z कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर नया बना। तो हम x की जगह अभी y बनाएंगे, z प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, z कम हो गया क्योंकि z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक गायब होके न्यूट्रॉन बन गया, तो z एक कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन एक गायब हो गया।
अब प्रोटॉन गायब होकर न्यूट्रॉन बना, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो तो वही रहा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे 10, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 10। एक प्रोटॉन गायब हो गया तो प्रोटॉन बच गए 9, लेकिन वो प्रोटॉन गायब होकर न्यूट्रॉन बना ना, तो न्यूट्रॉन हो गए 11। तो 10 + 10 या 9 + 11 होते तो दोनों 20 ही है। तो इसका मतलब जो ये प्रोटॉन गायब हुआ वो अल्टीमेटली तो न्यूट्रॉन बना ना, मतलब पार्टिकल तो है ही अभी अंदर, तो इसीलिए एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता। समझा? बीटा प्लस में एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता। प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन निकलता है, प्लस न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो इज द पार्टिकल जो एमिट होता है। एक्चुअली यहां भी लिख सकते हैं, यहां ही लिखते हैं, बट मैंने लिखा नहीं है, छोड़ो जो भी है। एक बेसिक आइडिया ही तो देना है, कौन सा एकदम 100% आपको ये पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे आपको, मैंने आपको जस्ट एक बताया इंफॉर्मेशन के लिए भी। अभी दूसरा रिएक्शन जो है वो ये है इसका, बीटा माइनस का। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक मास नंबर a, which gets converted into, यहां पे न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो प्रोटॉन जितना भी था उसमें एक नया प्रोटॉन ऐड हो गया। बीटा माइनस रिएक्शन में z में एक प्लस हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो उतना रहेगा ना। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, पार्टिकल तो उतना ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम हो गया लेकिन प्रोटॉन एक बढ़ गया। तो पहले दोनों इक्वल थे, अब न्यूट्रॉन एक कम हो गया तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो अभी भी दोनों इक्वल ही तो है। तो इसीलिए यहां ए का ए ही रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। एंटी न्यूट्रिनो एक अलग पार्टिकल है जिसके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल है ये सारे, उसके बारे में बात नहीं करनी, अपने को ये बात करनी है कि बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये रिएक्शंस है उनकी, और ये वेव निकलती है इसमें भी गामा डीके की तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट है बेटा? इज देयर एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वही चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है? अब आप फ्यूजन, फिजन, ये रिएक्शन ना एक्चुअली याद कर लेने की होती है। ठीक है? दिमाग में घुसा लो, याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली लिखने का। फिजन की रिएक्शन एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं मैं, बट एग्जाम में ये याद करके लिखो, क्योंकि एक भी नंबर आगे पीछे हो ना प्रॉब्लम हो जाती है। ये यूरेनियम 235 लिया, मैंने बोला था ना 235 यूरेनियम, तो ये सबसे स्टेबल आइसोटोप लिया, स्टेबल यूरेनियम लिया, यूरेनियम 235 उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है 92। उसमें एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया, थर्मल न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को एनर्जी देके, हीट देके उसको बॉम्बार्ड करता है। न्यूट्रॉन उसमें बॉम्बार्ड किया, इसकी स्टेबिलिटी को आपने हिला दिया और ये थोड़ी देर के लिए एक अनस्टेबल यूरेनियम बना। अभी भी देखो एटॉमिक नंबर सेम ही है, यानी है ये यूरेनियम ही, बट उसका दूसरा आइसोटोप बन गया। आइसोटोप यानी एटॉमिक मास नंबर बदल जाता है बट एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों में एक एक प्रोटॉन ही है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर तीनों का अलग है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास नंबर 2, ट्रिटियम का एटॉमिक मास नंबर 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में अलग है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये स्टेबल यूरेनियम थोड़ी देर के लिए एक अनस्टेबल यूरेनियम बना। ये अनस्टेबल ज्यादा समय रह नहीं पाया, इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा तो 235 का 236 हो गया ना, क्योंकि न्यूट्रॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन नहीं ऐड हुआ, इसलिए प्रोटॉन वही रहा। तो वही सेम यूरेनियम, अनस्टेबल यूरेनियम अब टूटेगा दो हिस्सों में, बेरियम ही है शायद, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में। ये दोनों अभी हमारे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में उस रेंज में आते हैं जो स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एनर्जी दिखाता है। ये स्टेबल न्यूक्लियाई है और बचे 3 न्यूट्रॉन अलग से। अब ये 3 न्यूट्रॉन और आगे जाते हैं, वापस दूसरे यूरेनियम को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही यूरेनियम से हम क्या बनाते पता है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन। समझ में आया? सेम रिएक्शन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूरेनियम 235 स्टेबल यूरेनियम, उसमें न्यूट्रॉन मारा तो 92 का 92 रख ली, न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो 235 का 236। ये अनस्टेबल यूरेनियम है। अनस्टेबल यूरेनियम जो होता है उसमें से अभी एसबी, एंटीमनी और ये एनबी बना, एनबी का नाम भी नहीं पता मेरे को,
तो ये बन गए। आप ये दोनों भी बन सकते हैं, ये दोनों भी बन सकते हैं। सेम यूरेनियम ये भी बनाता है, सेम यूरेनियम ये भी बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसी उसके पास एनर्जी और ये सारे सिचुएशन है। वैसे ही सेम यूरेनियम ये दोनों भी बना सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जरूर थोड़ी ये सेम ही बनेगा, समझा। ऐसे ही अब फ्यूजन करना है। फ्यूजन छोटी न्यूक्लियाई का होता है, फ्यूजन बड़े न्यूक्लियाई का होता है, बड़ा न्यूक्लियाई यूरेनियम 235। फ्यूजन छोटी न्यूक्लियाई का होता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, ड्यूटेरियम बनाया। एक देखो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का। अभी हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो एक प्रोटॉन मिलके एक ही प्रोटॉन रहा, तो दूसरा जो था प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन यहां आ गया, तो इसका जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा प्लस डीके कराता है, तो पॉजिट्रॉन निकला और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होके पॉजिट्रॉन देखेगा और ये देखेगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, और बाकी एनर्जी देखेगा। जब यहां प्लस एनर्जी होती ना, तो वो एनर्जी बाहर रिलीज हुई है। हाइड्रोजन कंबाइन होके जो ड्यूटेरियम बना, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझा। ये एनर्जी जो है ना प्लस है, यहां पे देखो। अब ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम और दूसरा ड्यूटेरियम कंबाइन होंगे तो हीलियम बनेगा। तो बोलोगे सर हीलियम तो 4-2 होता है, तो ये हीलियम का आइसोटोप है, हीलियम का आइसोटोप है जिसमें 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है। तो ये ड्यूटेरियम मिलके एक हीलियम बना। आप चाहो तो यहां देख लो, एक प्रोटॉन इसके पास है, एक प्रोटॉन इसके पास है, 2 प्रोटॉन बन गए। एक न्यूट्रॉन इसके पास है, एक न्यूट्रॉन इसके पास है। क्यों? हर ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए 2 टोटल है। इसके पास भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसलिए टोटल 2 है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन तो यहां यूज हो गए। 2 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन यहां है, इसलिए इधर 3 है ना, 3 यानी कि ये 2 काउंट हो गए, प्लस 3 एक बचा। तो एक जो इधर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो कन्वर्ट हो गया, ये बाहर आ गया, देखो बाहर आ गया, कन्वर्ट भी नहीं, वो बाहर आ गया, ठीक है। एक्चुअली फिर ये जो न्यूट्रॉन है ना, हम बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रॉन अपने को इलेक्ट्रॉन और ये सब दे सकता है, बट ये अल्फा बीटा गामा के लिए नहीं बोल रहे, ये सिर्फ बोल रहा है कि फ्यूजन रिएक्शन है, अल्फा बीटा गामा नहीं। ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें ई प्लस निकला, वो बीटा प्लस, न्यूट्रॉन निकला, ये कोई नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है, ना अल्फा ना बीटा ना गामा, ठीक है। फिर ये ड्यूटेरियम मिलके वापस ये ट्रिटियम बनाया, एक प्रोटॉन, यहां एक ही प्रोटॉन रहा, इसका एक न्यूट्रॉन प्लस इसका एक प्रोटॉन मिलके ये 3, अगर 2 न्यूट्रॉन बना रहे तो एक न्यूट्रॉन तो यहां रहा। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल काम करिए, रिएक्टेंट के साइड के सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर्स मैच हो रहे कि नहीं देखो। इधर टोटल एटॉमिक नंबर 2 है, इधर भी टोटल एटॉमिक नंबर 2 है, इस बाजू भी। रिएक्टेंट के साइड में टोटल मास नंबर 4 है, इधर टोटल मास नंबर 4 है कि नहीं, हाँ है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, सही लिखिए, समझ में आया। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस है न्यूक्लियर फ्यूजन की, आप इसको याद रख सकते हो। ये थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकलती है। आपको मैं अगर नहीं समझ रहा है तो मैं शायद थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताऊं तो शायद आपको समझेगा। समझो मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, H2 यहां H2 मिलके बनाते हैं H3, ठीक है, प्लस H11, और बाकी ये रिएक्शन समझने की बात है, ध्यान से सुनो। इसके पास कितना है बेटा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। इसके पास भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है इसलिए एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन इसलिए एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इसलिए टोटल 2, इसलिए यहां पे 2, इसके पास भी 2। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनाएंगे एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन प्लस 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि 3 माइनस 1 तो 2 बचा, तो 2 न्यूट्रॉन है, A माइनस Z किया तो 2 न्यूट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन तो एक ही प्रोटॉन आया ना यहां पे। अब ये भी तो है यहां, तो इसका एक प्रोटॉन ही है, देखो H11 एक ही प्रोटॉन है, टोटल भी एक ही है, तो प्रोटॉन। अब सुन ध्यान से, ये प्रोटॉन ये रहा, ये प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन स्टेबल हो गए, बैलेंस हो गए, ये न्यूट्रॉन ये रहा, ये न्यूट्रॉन ये रहा। इस तरह से तूने ये रिएक्शन को समझा तो इजी पड़ता है।
बनाने का न्यूक्लियस इसमें बना के दिखाता हूं लास्ट टाइम, ठीक है, बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए बना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा क्योंकि ड्यूटेरियम है, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास नंबर 2, तो 2 - 1 तो एक न्यूट्रॉन। इसके पास भी क्या है, एक प्रोटॉन है, वो तो जग जाहिर है कि इसमें एक प्रोटॉन है ड्यूटेरियम में, प्लस 2 - 1 तो बचा एक, तो ये एक न्यूट्रॉन है। ये मिलके क्या बना रहे, हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन है। तो इन दोनों के प्रोटॉन आ गए, बट इसके पास 3 मास नंबर है टोटल, यानी 3 - 2 एक हुआ है उसके पास न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन तो यूज हो गए, एक न्यूट्रॉन यूज हुआ, तो एक न्यूट्रॉन जो बचा वो अलग से आ गया। समझा? ऐसे करके आप बनाओगे तो हमेशा इजी लगेगा। इसका आप करके देखो एक बार ये। अब आपको इस रिएक्शन में क्या होगा पता है, इस रिएक्शन में समझ रहा है ना कि फोकस जा रहा है। हाँ देखो, तो इसमें हाइड्रोजन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, दोनों ऐड कर दिए, मिला क्या, ड्यूटेरियम, यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो इससे हमें क्या समझता है बेटा, ये प्रोटॉन तो यहां मिल गया, लेकिन ये प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन निकलता है। एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनना पड़ा तो पॉजिट्रॉन निकला। एक्चुअली पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो बोलना है, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो पॉजिट्रॉन निकला, एक प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो पॉजिट्रॉन निकला प्लस न्यूट्रिनो निकला। बाकी एनर्जी का बात अलग है, वो तो याद ही करना। बट आप समझे कि नहीं, ये रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियस बना बना के इजी पड़ती है समझनी। अब ऐसे ही आपको ये रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, सन के लिए बता दो, सन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो बताओ। आप ऐसे ही न्यूक्लियस बना बना के बताइएगा, ठीक है। A - Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे लिखे हुए हैं, A - Z जो होता है वो ऊपर माइनस नीचे करने का, तो उतने न्यूट्रॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन, ठीक है। बना के दिखाऊं क्या, ये प्रोटॉन कंबाइन हो गया तो बन गया एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन तो यूज हो गया, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो ये पॉजिट्रॉन निकला। समझा? अभी हमने जैसा किया वो सेम रिएक्शन यहां हुई। पूरी हाइड्रोजन की रिएक्शन समझना, जो सन पे रिएक्शन होती है हाइड्रोजन फ्यूजन की, वो समझो। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन नहीं एक्चुअली बोलना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बना ड्यूटेरियम, तब पॉजिट्रॉन निकला। ये पॉजिट्रॉन इनके किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होके ईएम वेव बना देता है, गामा वेव्स, ये गामा रेडिएशन है। क्यों? इसको बोलते हैं एनाहिलेशन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मर्ज हो जाते हैं और सिर्फ एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं मैटर एनाहिलेशन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को गायब कर सकता है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन अचानक से गायब नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन को गायब करना है तो उसका एंटी मैटर चाहिए, एंटी पार्टिकल चाहिए, जो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलेंगे तो सिर्फ एनर्जी बनेगी, दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके गायब हो गए और इतनी एनर्जी निकली सन से। इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकली, फिर ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके इतनी एनर्जी दे के गया, और ये जो ईएम वेव्स का रेडिएशन है वो भी दे के गया। फिर ये जो हमारा ड्यूटेरियम बना वो तीसरे हाइड्रोजन के साथ में, एक हाइड्रोजन जो था वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके ड्यूटेरियम बनाया। ये दूसरे ड्यूटेरियम, ये जो ड्यूटेरियम है उसने तीसरे हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये ड्यूटेरियम जो इन दोनों ने मिलके बनाया, उस ड्यूटेरियम ने एक हाइड्रोजन के साथ मिलके एक हीलियम बनाया, बट ये हीलियम अनस्टेबल है। अब ये हीलियम दूसरे सेम हीलियम, दो ऐसे रिएक्शन हुए तो दो ऐसे हीलियम बने, उन्होंने बनाया एक स्टेबल हीलियम और एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। समझ में आ गया? याद रहेगा। इसी को ऐड कर दो तो आपको ये रिएक्शन फाइनल रिएक्शन बनता है। जो आपको यहां पे दिख रही है ना, ये इन चारों रिएक्शन को ऐड करके उसको सही से बैलेंस कर दिया है बस। तो आप ये भी याद रखना, लेकिन ये चारों भी याद रखनी पड़ेगी। ये एक बार होती है, ये एक बार होती है, ये दो बार होती है, और फिर ये एक बार होती है। तब जाके आपकी चारों रिएक्शन कंप्लीट हुई और सन से आपको इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, टोटल मिला के इतनी एनर्जी बाहर निकल के मिलती है।
समझ में आ गया? पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके ड्यूटेरियम बनाते हैं और पॉजिट्रॉन बनाते हैं। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एनर्जी भी देता है, एनर्जी तो देता ही है लेकिन ईएम वेव्स का रेडिएशन करता है। फिर ये ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन के साथ मिलके अनस्टेबल हीलियम बनाता है। ऐसा 2 बार होगा ताकि 2 अनस्टेबल हीलियम वापस में मिलके एक स्टेबल हीलियम बनाए और बाकी ये 2 हाइड्रोजन यहां मिल जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो ये चारों को ऐड करके ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। बाकी फ्यूजन रिएक्शन इन द सन, बाकी यहां पे मैंने बोला हुआ है सन जो है ना, सन की एज अभी इतनी है 5 × 10⁹ ईयर्स। हम शायद से इसको बोलते हैं 5 बिलियन ईयर्स, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, बट सन जो है ना 5 बिलियन ये लिखा हुआ है। सन जो है उसके पास उतना हाइड्रोजन है जिससे वो अगले 5 बिलियन साल तक चले। फिर सन के पास जितना हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया, फिर हमारा सन मर जाएगा क्योंकि उसके पास फ्यूल ही नहीं है और एनर्जी बनाने कि सन हमारी सोलर सिस्टम को एनर्जी बांटे, और तब हमारी सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगी, सन एक्सप्लोड करेगा और उस एक्सप्लोजन के बाद में बनेगा सुपरनोवा के बाद या ब्लैक होल बन जाएगा सन, या फिर वो एक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ऐसा स्टार जो कुछ काम का नहीं है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो अभी जो भी है, बट ये पूरा जो एक बेसिक बातें हैं वो यहां लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, थियोरी है, ऐसा कोई एग्जाम में पूछेंगे नहीं। ठीक है, सन इतना एक्सपांड करेगा ना कि अर्थ तक पहुंच जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। बाकी आप इन चीजों को याद रखिएगा, आपको काम आ सकती है न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज के लिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हीलियम भी देखो दिया है। ठीक है, फिर मैंने आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया 3 अलग अलग यूनिट में, केजी में, एएमयू में, और आपको बताया मैंने उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा, आपको काम आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी देयर आर सम पीवाईक्यूज जो एक बार देख लो, आपको समझेगा। The ratio of the nuclear density of the 2 nuclei having the mass number 64 and 125. Nuclear density is independent of everything, उसका रेशियो हमेशा 1 ही रहेगा। इंडिपेंडेंट है ना न्यूक्लियर डेंसिटी। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। भाई आपको पूरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताना पड़ेगा, पहले ऐसा बनाने का फिर ऐसा बनाने का। आप लिखने का इधर Fe सबसे हाईएस्ट वाला है, H 2 हाइड्रोजन इधर थे, ये ड्यूटेरियम था, ये ट्रीटियम था, फिर हीलियम, लिथियम, ऐसा सब रैंडम थे थोड़ा बहुत, तो याद रख के लिखने का। इधर लिखने का ये 30 और इधर लिखने का 170, फिर वो लिखना पड़ता है। बाकी जो मैंने बोला है वो 30 से 170 के बीच में ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहता है। बाकी उसके पहले भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसके पहले भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। जब छोटे न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी एक दूसरे के कंपेयर में, नेबरिंग न्यूक्लियर के कंपेयर में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा रहे हैं, ये सब लिखने का। ठीक है, कैलकुलेट, अच्छा भाई अच्छा सवाल है, देखो कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल में क्या होता है वो पता कर। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस He++, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये है तेरा अल्फा पार्टिकल। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेगा? मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट नहीं निकालना, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम क्या लिखिएगा बेटा? डेल्टा एम क्या होता है तू ही बता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ हीलियम He++, अल्फा पार्टिकल जो भी है। तो Z कितना है? एटॉमिक नंबर Z2, He++ का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये जो भी यहां वैल्यू है वो लिखिएगा AMU में, प्लस A माइनस Z, A माइनस Z 4 माइनस 2, अगेन 2 ही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ He++। ठीक है, ये वैल्यू प्रोटॉन की यहां रखिएगा, न्यूट्रॉन के मास को यहां रखिएगा, और ये He के मास को यहां रखिएगा। आप डेल्टा एम निकाल लोगे। मैं तो बोलता हूं सी स्क्वायर लिखो ही मत, सी स्क्वायर लिखो ही मत,
आपका आंसर ना सी स्क्वायर नहीं लिखोगे तो इजीली आप डाल सकते। देखो इधर क्या किया है हमने, एएमयू में निकाल लिया पूरा आंसर, सी स्क्वायर लिखा ही नहीं। ठीक है, सी स्क्वायर लिखा ही नहीं, सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो, आपको यहां ना सी स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो ये रही, सी स्क्वायर मत लिखो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, इससे आपको सीधा आंसर मिलता है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है ना बाइंडिंग एनर्जी, तो 931.5 लिख दो, बात खत्म हो गई। यहां पे भी इसका जो भी आपका आंसर आएगा उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, क्योंकि डिवाइड में सी स्क्वायर होता है, ये मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर कैंसिल कर देते एक दूसरे को, तो आप सी स्क्वायर मत लिखो। बाइंडिंग एनर्जी जब निकालने आपको बोले अगली बार, तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेना, इससे आप डायरेक्ट आंसर लाना। अगर आपको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने बोला है तो क्या बोला है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी स्क्वायर लिखो ही मत, ये डायरेक्ट आंसर लाओ। आप ऊपर लिखने का डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लास्ट में आप ये करते जाने का, टीचर समझ जाता है इसने क्या किया, जूल्स को कन्वर्ट कर दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, एएमयू को कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया, तो 2 टाइम्स ये सब करो और 931 से मल्टीप्लाई करो। देखो डेल्टा एम निकाला, डेल्टा एम को सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर खत्म, सिंपल। Which statement is not true for nuclear force? दे सैचुरेट तो होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, वो एक डिस्टेंस के बाद में उनमें रिपल्शन हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन, जो बुक में ऐसा क्लियर बोला नहीं है, बट दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से 0.8 फेम्टोमीटर से दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन, न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन हो, ये सेम मैग्नीट्यूड है, वो तो सही है, यही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे आर स्ट्रॉन्गर, नहीं दे आर वीकर देन, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक चीज यहां पे मिस कर दी। क्या मिस कर दिया, देखो हम रीड रॉन्ग कर लिए। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स, यस ट्रू। दे हैव अबाउट सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन, यस ट्रू। दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस, ये भी ट्रू, बस ये रॉन्ग है। 3 समझा, इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमने वो ग्राफ पढ़ा था ना ऐसा वाला, 0.8 फेम्टोमीटर के पहले वो अट्रैक्टिव है, उसके बाद वो रिपल्सिव है। समझा क्या, याद रखना। मल्टी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ एनर्जी इन स्टार, वही 4 रिएक्शन वाला। कैसा क्वेश्चन आपको आएगा ये लिखने का, ठीक है, याद करना पड़ेगा बेटा उसको। बाकी इस रिएक्शन में क्या बोला है, एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज निकालनी है, ठीक है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर होता है, बट सी स्क्वायर मत लिखो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर पूछता है। अब मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो मास ऑफ प्रोडक्ट में किसका आएगा, प्रोडक्ट में कौन है, मास ऑफ He है ना, मास ऑफ He42 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, मास ऑफ H21 यानी ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ट्रीटियम यानी H31, ये है मास ऑफ रिएक्टेंट। ये माइनस सन इधर भी चली जाती है, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसा ब्रैकेट दे रहा हूं, समझा कि नहीं। अब मास ऑफ He प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ He कितना है, मास ऑफ He दिया है, ये रहा, देखो H लिखा है, गलती से He है ये, तो लिखा है ये 4.002603 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा
1.008665 minus mass of H21, 2.014102 plus mass of H31 कितना है 3.016049। ये हो गया तेरा टोटल डेल्टा एम, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, इंटू 931 करना है। बस इसको सॉल्व कर तेरा आंसर आ गया। ये तेरा रिएक्शन की एनर्जी निकालने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तेरे को करके दिखाना है। हमेशा प्रोडक्ट लिख ले सारे, 2 प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी निकाल, उनका मास निकाल ऐड करके, 2 रिएक्टेंट है उनका मास निकाल ऐड करके, बाकी डेटा तो तेरे को क्वेश्चन में दे ही देते हैं। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल होता है, समझा कि नहीं? सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। अब आप एक होमवर्क में ये सवाल करके दीजिएगा मुझे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इट्स वेरी इजी, बस वो रिएक्शन आपको इस बार लिखनी है खुद, ठीक है? एनर्जी ऑफ द फिजन, एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो भी है, बट एनर्जी इन द फिजन आपको निकालनी, ठीक है? बाकी आई होप आपको समझा। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। आपको अब अगला चैप्टर, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 सेमीकंडक्टर्स। तो मिलते हैं तब। बाकी यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।